नमस्कार जोहार, मैं हूं देवेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं समृद्ध झारखंड। दोस्तों, आज मेरे साथ झारखंड में सोशल मूवमेंट का एक बड़ा चेहरा है, पर इसके पहले कि उनके साथ हम जाएं, उनसे रूबरू हों, एक तस्वीर आपके दिमाग में मैं उकेरना चाहता हूं। शायद उसके बाद ही आप उस शख्सियत को समझने में सफल होंगे। दोस्तों, आज से करीबन 5 से 6 दशक पहले गुमला के एक छोटा सा गांव में, एक सामान्य सा मुंडा परिवार का गांव, उस गांव में एक बच्ची का जन्म होता है। जैसा कि सामान्यता होता है, जो हमारा आदिवासी मूलवासी समाज है, खासकर आदिवासी समाज है, उस समाज की जो बेचारगियां होती है उस बच्ची के साथ भी होती है। सपने बड़े होते हैं, पर उस बड़े सपनों के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी सिंचित हुई गरीबी, भूखमरी और सामाजिक आर्थिक वंचना होती है। लेकिन वो बच्ची अपना सपना नहीं तोड़ती है। तो चलिए, मैं आपको सीधे दीदी के पास ले चलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समृद्ध भारत के लिए टाइम दिया, एक छोटे से आमंत्रण पर हमें मिलने का वक्त दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। जोहार, और समृद्ध भारत को भी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। दीदी, आज हमें जो आपसे समझना है वो झारखंड के जो सियासी हालात हैं। जो झारखंड में हेमंत सोरेन का जब जेल से वापसी हुई थी तो लगा था कि जेएमएम का या महागठबंधन का झारखंड की सियासत में एक अपर हैंड है। पर हाल के दिनों में जिस तरह चंपई सोरेन और दूसरे लोगों का जो पाला बदल हुआ, उसके बाद एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि हेमंत सरकार की विदाई की पटकथा लिख दी गई है। पर उस बात पे हम जाएं, उससे पहले हम एक दूसरा सवाल आपसे चाहेंगे करना। दरअसल वह सवाल है, जब हम निकल रहे थे, अपने दोस्तों से मिल रहे थे, तो दोस्तों ने सवाल किया हमसे कि दीदी तो पॉलिटिशियन हो गई हैं। हम हाँ, हो गई हैं। पर उससे जुड़ा मेरा सवाल है, दीदी आपने कांग्रेस को ही क्यों चुना? क्योंकि कांग्रेस का भी वही वर्क कल्चर है, वही कॉरपोरेट कल्चर है जो भाजपा का है। कहा जाता है, कुछ दोस्तों का मेरा मानना है कि अब झारखंड की भगवतिया देवी हैं। भगवतिया देवी का तो आश्रय इसलिए मिल गया कि एक लालू यादव की पॉलिटिक्स थी वहाँ, किसी को भी टिकट दे देते थे, चाय वाले को, बकरी चराने वाले को। पर इस कांग्रेस में क्या, ना आपके पास धन बल है ना जन बल है, क्योंकि कांग्रेस तो टिकट देने के पहले पॉकेट चेक करती है। इसमें जयमनी बारला कहाँ खड़ी होंगी? ये बहुत अच्छा लगा कि आपके दोस्तों ने जो बात आपको बोले कि दीदी तो आप पॉलिटिशियन हो गई हैं। ये बहुत अच्छा लगा हमको ये बात। असली है कि 1995 से सामाजिक आंदोलन में, सांस्कृतिक आंदोलन में, इस राज के जल जंगल ज़मीन की रक्षा के आंदोलन में, यहाँ का ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए और यहाँ के युवाओं को, महिलाओं को उनका हक मिले, इसकी लड़ाई में कॉलेज के समय से लड़ते लड़ते अब हिसाब करेंगे तो इतना लंबा समय हो गया। और लंबे समय में हम ज़रूर ये हिसाब करते हैं, मैं हिसाब करती हूँ कि 1995 से मैं सक्रिय हूँ और ये 2024 है। तो उसको अगर हम लोग फिगर में देखेंगे तो 28-29 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। और 28-29 साल का जो मेरा अनुभव है, जहाँ से मैं सामाजिक लड़ाई लड़ना शुरू की हूँ, बड़े बड़े जन आंदोलनों के साथ इस राज के धरोहर को बचाने की लड़ाई में मैं शामिल हूँ। जैसे कोयल कारो हेडर पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ में कोयल कारो जन संगठन का आंदोलन, जहाँ पर आपका 256 गांव पानी में डूबने की बात या तो विस्थापित होने का जो सवाल था, और 55,000 हेक्टेयर
खेती की ज़मीन पानी में डूबने की बात थी और उसके साथ ही 27,000 एकड़ जंगल पानी में डूबने का बात था। और आबादी के हिसाब से कोयलकारो जनसंगठन का आंकड़ा है 2.5 लाख आदिवासी मूलवासी दलित उस इलाके में जो भी उस इलाके में हैं, जो प्रकृति के साथ जुड़े हैं, सब विस्थापित हो जाते। तो ये हमारा ज़िंदगी में पहली बार मैं कोयलकारो के लड़ाई में, कोयलकारो जनसंगठन के साथ मैं बहुत सारा चीज़ों को समझने की कोशिश की। लड़ाई कैसे लड़ा जाता है अपने बलबूते, अपने संसाधन से, अपने नेतृत्व में, वो भी मैंने सीखने की कोशिश की और मैं वहाँ से सीखी। और उसके बाद झारखंड में जो और एक बड़ा आंदोलन है, जो नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के खिलाफ जो आंदोलन है आपका पलामू गुमला क्षेत्र में, जहाँ पर 245 गांव को बचाने की लड़ाई है। और जहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि एक तो पर्यावरण को बचाने की लड़ाई की बात करते हैं, तो वो पर्यावरण बचाने की लड़ाई है। यहाँ के सिर्फ आदिवासी नहीं, लेकिन यहाँ के आदिवासी मूलवासी और पूरे प्राकृतिक मूलक जो जीवन शैली है, उस जीवन शैली को बचाने की लड़ाई है। वो लड़ाई को भी मैं बहुत करीब से देखी। और जैसे आपने अभी हम दोनों का आप साथियों से मुलाकात के दरमियान में आपने मेरा जो बैकग्राउंड आपने रखा कि मैंने पत्रकारिता भी किया। मैंने 1996 में लड़ाई के मैदान के साथ मैंने अपने हाथ में कलम भी लिया। और कलम भी लेने के बाद मैंने लंबा मतलब एक तो समझ सकते हैं कि जब पत्रकारिता का सवाल होता है तो निश्चित रूप से कई तरह के होते हैं। एक पत्रकारिता होता है अपने ज़िंदगी के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए होता है, और एक पत्रकारिता होता है अपने समाज के लिए होता है, शोषित पीड़ित और दबे कुचले लोगों के आवाज़ को बुलंद करने के लिए होता है। तो मैंने मेरा पत्रकारिता का जो जीवन है वो जो दबे कुचले और शोषित जो तबके हैं उनके आवाज़ों को बुलंदी तक पहुंचाने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए मैंने कलम रखा हाथ में। निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझको पहला काउंटर मीडिया अवार्ड जो पी साईनाथ के हाथ से मिला, जिसमें कि पी साईनाथ जैसे इस देश के प्रबुद्ध पत्रकार जो कि किसानों की ज़िंदगी पर और किसानों की ज़िंदगी किस तरह से आज की तारीख में ग्लोबलाइजेशन के मार से या तो बड़े बड़े कंपनियों के मार से विकास का जो तथाकथित प्रभाव यहाँ के किसानों के ऊपर में, भारतवर्ष के आदिवासी मूलवासियों के ऊपर में पड़ रहा है, पी साईनाथ जी घूम घूम के लिखते रहते हैं। और उन्होंने जो किताब लिखा एवरीबॉडी लव्स टू ड्राउट, और उसमें जो रॉयल्टी आया उसमें पहला जो पुरस्कार ग्रामीण पत्रकारिता करने वालों को लिए दिया, मुझे भी वो पुरस्कार मिला। तो मैं ये बात कहना चाह रही हूँ कि आपने इतना, वहाँ से मेरी लड़ाई शुरू होती है और 2022 से 2014 तक की मेरी लड़ाई है। वो लड़ाई मैंने कहीं पर भी राजनीतिक पार्टियों को, हाँ मैं आज की तारीख में स्वीकार करती हूँ और पहले भी मैं कहती थी, लोग मुझको गालियाँ देते थे। जहाँ पर ज़मीन के लिए हम सभाएं करते थे, लोगों के अधिकार के लिए मैं सभाएं करती थी, युवाओं का अधिकार के लिए सभाएं करती थी, तो लोग मुझको कहते थे कि देवनी राजनीति कर रही है, और वो राजनीति कर रही है इसीलिए ये मीटिंग बुलाई है, ये धरना और रैली कर रही है। तब तक मैं समझ चुकी थी कि समाज और राजनीति, बहुत समाज सिक्के के दो पहलू हैं, और समाज के सिक्के के दो पहलू हैं। अगर मैं गांव बचाना जानती हूँ, मैं कारपोरेट के खिलाफ लड़ना जानती हूँ, मैं सरकार की गलत पॉलिसियों को रोकना जानती हूँ, तब मुझको लगा कि ये इतने लंबे समय के आंदोलन के बाद, और मैं जेल भी जा चुकी हूँ ये समाज को बचाने में और ये लोगों को बचाने में,
तब मुझको ये कोयलकारों का लड़ाई, नेतरहाट का लड़ाई, या तो झारखंड अलग राज्य बनने के बाद 103 कंपनियों के खिलाफ लड़ाई, और आर्सेलरमित्तल जैसे जिसको स्टील जायंट बोलते हैं उनके खिलाफ लड़ाई, या तो नगड़ी में जो 70 एकड़ जमीन बचाने का लड़ाई। मुझको ये समझ में आ चुका था कि हम सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कलम से लड़ रहे हैं, मैदान में हम लड़ रहे हैं, मास मूवमेंट में हम लड़ रहे हैं, लेकिन इन सबके साथ आपको राजनीति की ताकत की भी जरूरत है। और राजनीतिक ताकत की इसलिए जरूरत है कि जिन लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, और जिस भारतीय संविधान में जिन दलितों को, आदिवासियों को, मूलवासियों को, अल्पसंख्यकों को, जो दबे और कुचले लोगों को जो जीने का अधिकार दिया है, उनका जो मौलिक अधिकार दिया गया है, जंगल जमीन पर अधिकार दिया गया है, वो उनको अगर बचाना चाहेंगे, संरक्षण कर देना चाहेंगे, तो निश्चित रूप से जहां कानून बनता है वहां पर मेरे जैसे जो सुलझे हुए जो लोग हैं, हमारे जैसे, चाहे कोयलकारो आंदोलन के क्षेत्र में जो लड़ाई लड़े हैं, या तो झारखंड में, या तो आप नेतरहाट क्षेत्र में लड़ाई लड़े हैं, या तो झारखंड में और पूरे भारत में जो भी मैंने जनता के सवालों को लेके लंबे समय तक लड़ाई लड़े हैं, वो जनपक्षीय राजनीति में उनको हस्तक्षेप की भूमिका में जाना चाहिए। इसलिए कि वो अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे, और वो लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित रूप से जनता के लिए जाएंगे, जनता के वसूलन के लिए जाएंगे, और जिन जनता के लड़ाई के में हक अधिकार की लड़ाई में 20 साल 25 साल जिन लोगों ने अपना जिंदगी दिया, वो मजबूती के साथ अपनी लड़ाई, लोगों की लड़ाई, जहां पर संविधान बनता है और संविधान अगर है तो इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है, ये बात वो संविधान में बोलेंगे, और संविधान की बात वो पार्लियामेंट में बोलेंगे, वो राज्यसभा में बोलेंगे, और वो विधानसभा में आवाज उठाएंगे, जो आज तक मैदान में उठाते रहे, सरकारी अधिकारियों के सामने उठाते रहे, या तो शासन प्रशासन के साथ राजनेताओं के सामने उठाते रहे, वो वहां विधानसभा में उठाएंगे। और जब विधानसभा में उठाएंगे तो वो सवाल का और वो आवाज का अलग महत्व होता है। मैं इसीलिए राजनीतिक को मैंने चुना, और मैं अकेले नहीं चुनी हूं। हम लोग सबको मिलकर ये तय किए कि हम लोगों का कानून रहते हुए कानून का इंप्लीमेंट नहीं होता है, जबकि कानून बना है लेकिन उसका इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो इसको कौन इंप्लीमेंट करेगा? आप जैसे लोग जाएंगे तभी वहां पर इंप्लीमेंट हो सकता है। तो इसीलिए मैंने ये राजनीति को चुना है। और आज की तारीख में मैं कहती हूं कि हमारे जैसे इस देश में हजारों मतलब राजनीति क्या है, और आज की तारीख में उन राजनीतिकों से ज्यादा मजबूती के साथ हम लोग हैं जो पैसों की राजनीति करते हैं। हम लोग पैसों की राजनीति, आपने सवाल किया तो आपने जो सवाल किया कि कांग्रेस में ही मैं क्यों गई, कांग्रेस में मैं इसलिए गई कि राजनीति में आप 2014 के पहले 2014 के पहले हम लोग को भी मतलब हम लोग भी ये स्लोगन देते थे कि देश में राजनीति के दो ध्रुव हैं, एक एनडीए का ध्रुव है, एक यूपीए का ध्रुव है। और यूपीए का ध्रुव को कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय पार्टी है वो लीड करता है, और एनडीए ध्रुव को भारतीय जनता पार्टी लीड करता है। ये हम लोग 2014 के पहले से भी हम लोग जानते थे। और लड़ाई के मैदान में हम लोग ये बोलते थे कि कांग्रेस और बीजेपी में ज्यादा अंतर नहीं है, नीतिगत रूप में दोनों एक हैं, ये हम लोग मानते थे निश्चित रूप से। लेकिन 2014 के बाद हम लोगों ने ये देखा कि 2014 के बाद से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई, और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई सरकार में, और रघुवर दास के नेतृत्व में यहां सरकार बनी। उसके बाद जितने भी जन आंदोलन के लोग हैं, जो आदिवासी हो, मूलवासी हो, या तो दलित हो, या तो अल्पसंख्यक हो, जिसकी भी आप बात करेंगे, जो समाज हित की बात करता
है, जो जनता के आवाज को उठाना चाहता है, जो जनता के आवाज के साथ खड़ा रहना चाहता है। हम लोगों ने ये देखा, सारे लोग इसको महसूस किए कि पूरे देश में जिस तरह से 16 लोगों को देशद्रोह के नाम पर किस तरह से उनको झूठे मुकदमा में लेखकों को, साहित्यकारों को, पत्रकारों को, वकीलों को किस तरह से उन्होंने भीमा कोरेगांव के नाम में, भीमा कोरेगांव में इसमें शामिल होने के नाम पर उनको जेल में रखा, और यहां से फादर स्टैन स्वामी को भी जेल में रखा, और वो उनकी मौत जेल में ही हो गई। और उससे भी हम आगे बढ़ के हम आपको बताना चाहते हैं कि झारखंड में 2016 में जैसे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, रघुवर दास के नेतृत्व में पत्थलगड़ी हुआ था खूंटी में, और पत्थलगड़ी आदिवासियों के इतिहास का, आदिवासियों के हक और अधिकार का एक अपना परंपरागत राइट्स है पत्थलगड़ी करना। लेकिन उस पत्थलगड़ी को किस तरह से आंदोलन को डाइवर्ट किया गया था, और किस तरह से 10,000 लोगों के ऊपर में देशद्रोह का केस किया गया था। 6 गांव को, पूरा गांव के लोगों को देशद्रोह का केस किया गया था। आप पूरा प्रोफाइल उठा के देख लीजिए। और उसके साथ ही 250 जो मुंडा है खूंटी क्षेत्र में, गांव के जो प्रमुख हेड हैं, उनको देशद्रोह का, उसके ऊपर में देशद्रोह का केस हुआ। और उसके साथ ही झारखंड में भी 20 लोगों के ऊपर में देशद्रोह का केस हुआ, जो सामाजिक कार्य करता है। कुछ लोग बैंक में नौकरी करते हैं, कोई लिखने वाले हैं, सिर्फ वो लोग फेसबुक में अपनी बात रखते थे तो उनके ऊपर में देशद्रोह का केस हुआ। अब हम लोग 2014 के बाद हम लोग देख रहे हैं कि आज तो मैंने जितने लोगों के ऊपर में देशद्रोह का केस हुआ, वो लेखक हैं, साहित्यकार हैं, और वो लोग मतलब एडवोकेट हैं, और वो आपका क्या बोलते हैं, सामाजिक आंदोलन में जुड़े हुए लोग हैं। अगर हम समीक्षा करेंगे सही में, तो आप में, मुझ में समझदारी है और औरों में भी समझदारी है, तो मैं आपको बताई कि 1995 से मैं लड़ाई के मैदान में हूँ। कोयलकारों का भी हम लोग लड़ाई लड़े, नेतरहाट का भी लड़ाई लड़े, आर्सेलरमित्तल के खिलाफ हमने अपनी लड़ाई लड़ी और हमने जीता है। उसके साथ ही 2001 में राज बनने के बाद बाबूलाल मरांडी जब ये पहला मुख्यमंत्री था और सेकंड मुख्यमंत्री आपका अर्जुन मुंडा था, तब 103 कंपनियों के साथ इन लोगों ने एमओयू किया। उस एमओयू के खिलाफ में हम लोग लड़ाई लड़ा। तो हम लोग अगर 2014 के पहले अगर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सामाजिक कार्यकर्ताओं को, समाज के लिए लड़ने भिड़ने वालों को देशद्रोह कहती है, असामाजिक तत्व कहती है, तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, तब हम लोग तो सारे जितने भी आंदोलनकारी थे, सबके ऊपर में देशद्रोह का केस होता, सब कोई जेल में होते। लेकिन हमने देखा है कि 1995 से अभी तक जो हमने 2014 तक जो लड़ाई लड़ी, बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ी, मैं अपने नेतृत्व में 3-4 आंदोलन मैंने जीता। उस समय निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का सरकार थी केंद्र में, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की सरकार थी केंद्र में, लेकिन हमारे आंदोलन के एक भी व्यक्ति पर देशद्रोह का केस नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहती हूँ, सुशीला केरकेटा थी खूंटी में, जिस समय हमने आर्सेलरमित्तल के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन हमारे ऊपर में एक भी आंदोलनकारियों के ऊपर में केस नहीं हुआ। मैं आपको यह भी बताना चाहती हूँ, हम लोगों ने यहाँ पर नगरी में जो लड़ाई लड़े, उस समय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश जी थे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक एक चीज को हम लोग स्टडी करते हैं कि अगर उस तरह का व्यवस्था होता तो कांग्रेस सरकार, उनके नेतृत्व में जो भी सरकारें चली, हम लोगों को भी जेल में बंद किया रहता। कोयलकारों के लीडर लोग जेल में होते देशद्रोह के केस में, नेतरहाट आंदोलन के साथी देशद्रोह के केस में होते, आर्सेलरमित्तल के खिलाफ लड़ने वाले या तो भूषण के खिलाफ जो पूर्वी सिंहभूम में लड़ाई लड़ा, वो लोग जेल में होते। हम लोगों ने समीक्षा किया
कि हम लोग कांग्रेस के राजकाल में हम लोग लड़ाई लड़े, लेकिन हम लोगों के ऊपर में केस नहीं हुआ देशद्रोह का। हाँ, आप जो साधारण केस होता है कि हाँ नाजायज मजमा हमने लगाया, हमने सरकार के ऊपर हमने सरकार में रोड जाम किया, तो हमने सरकार के काम में बाधा डाला, वो आमतौर पे आंदोलनकारियों पर ये केस लगते हैं और वे केस जितने भी सक्रिय लोग हैं उनके ऊपर लगते हैं, लेकिन हम लोगों के ऊपर में देशद्रोह का केस नहीं लगा। और दूसरा भी मैं बताना चाहती हूँ, हम लोगों ने अभी तक सीएनटी एक्ट को वायलेशन होते हुए सरकार के तरफ से नहीं देखा। एसपीटी का वायलेशन होते हुए हम लोगों ने सरकारी तौर पर नहीं देखा। जिस तरह से हम लोग 5वीं अनुसूची को वायलेशन होते, पेशा कानून का वायलेशन होते हुए, मुंडारी खुटखटी अधिकार का वायलेशन होते हुए हम लोग 2014 के बाद रघुवर सरकार ने जिस तरह से 5वीं अनुसूची का वायलेशन करके फॉरेस्ट राइट का एक्ट का वायलेशन करते हुए, सीएनटी एक्ट का वायलेशन करते हुए, उन्होंने गांव के बीच में जो भी गांव है, फॉरेस्ट राइट एक्ट में कहता है कि गांव के सीमा के भीतर और गांव के सीमा के भीतर जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, जल स्रोत है, उस पर गांव के लोगों का सामूहिक अधिकार है। जितने भी जंगल है, जमीन में सारे लोगों का उसमें अधिकार है, कोई भी एक व्यक्ति के नाम से जमीन नहीं है। 2016 में क्या किया रघुवर दास ने? रघुवर दास ने उस समय क्या किया कि पूरे झारखंड में 5वीं अनुसूची का वायलेशन करके, ग्राम सभा का वायलेशन करके, सीएनटी एक्ट का वायलेशन करके, फॉरेस्ट राइट एक्ट का अधिकार का वायलेशन करते हुए उन्होंने 21 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन को भूमि बैंक में बनाया। भूमि बैंक किसके अनुमति से आपने बनाया? ना आपने जमीन मालिक से पूछा, ना आप गांव के लोगों से पूछा, ना आपने ग्राम सभा से पूछा। 5वीं अनुसूची में है कि ग्राम सभा सर्वोपरि होता है। कोई भी योजना लागू करने के पहले गांव के लोगों से आपको सहमति लेनी पड़ेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहीं पर भी किसी से सलाह मशविरा नहीं किया और 21 उन्होंने उस समय का रिकॉर्ड है 2016 का कि 21 लाख एकड़ जमीन उन्होंने घर मजरूआ, आम, खास, जंगल, झाड़ी, सरना, मसना, नदी, नाला और ये जितना भी खेल मैदान वगैरह है उसको भूमि बैंक में डाल दिया और उसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया। और उसके बाद से उन्होंने क्या किया कि अब हमारा जो खाता खतियान है उसको साइड में कर दिया कि ये पुराना व्यवस्था है, अब हम नया व्यवस्था लाएंगे। अब लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम मोदी सरकार लेके आया और फिर से जितना भी हम लोगों का, किसानों का, चाहे आदिवासी हो, मूलवासी हो, सबका जमीन को जो गांव का सामुदायिक संपत्ति है, अडानी के लिए, अंबानी के लिए, बड़े बड़े कंपनियों के लिए भूमि बैंक में डाल दिया। और आज की तारीख में जितना किसानों का जमीन लुटा रहा है ऑनलाइन होने के बाद, आप उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। इन तमाम चीजों को देखते हुए, समझते हुए और इसके खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए ही मैं इस बिंदु पर आई कि कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में निश्चित रूप से जमीन और आसमान का अंतर है। पहले कभी हमने उस तरह का मॉब लिंचिंग नहीं देखा, अब तो सिर्फ यही होता है, धर्म की राजनीति हो रही है, क्या खाएंगे क्या पिएंगे इसकी राजनीति हो रही है। अब यहाँ पर सिर्फ मंदिर और मस्जिद की लड़ाई चल रही है और इस लड़ाई में इस देश की 140 करोड़ जनता आज पूरी तरह से भयभीत है एक दूसरे से। जहां पर कि समाज एक साथ रहता है, एक समरसता के साथ रहता था, आज की तारीख में लेखक लोग कहे उन लोगों को मैंने जेल में आप डाल रहे हैं। आज लिखने की आजादी खत्म हो गई। भारत के संविधान की बात करेंगे तो भारतीय संविधान के 15 से सेक्शन 15 से 21 तक आप देख लीजिएगा, आप अपनी बात कह सकते हैं, लिख सकते हैं, अपना समाज के लिए अपना संगठन चला सकते हैं, आप अपना रीति विधि के साथ, अपना धार्मिक आस्था के साथ अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में आप यूसीसी क्यों लाना चाहते हैं? सबसे बड़ा सवाल है, यूसीसी आप ला रहे हैं, आप वन नेशन वन लॉ के नाम पर आप कह रहे हैं कि आप सभी धर्म और समुदाय में एक ही कानून लागू होगा। तो ये भारत
140 करोड़ आबादी का ये देश है। हर एक राज एक देश की तरह है। हर एक कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएंगे, हर एक राज का अपना विविधता में एकता है। और इस राज में, इस देश में इतनी जातियां हैं, इतनी बोली और भाषा के लोग हैं, इतने धार्मिक आस्था मानने वाले लोग हैं, और आप उनको कह रहे हैं कि नहीं, उन सब कोई का एक धर्म होगा, एक तरह से संविधान को मानेंगे, एक तरह से उन लोगों का संपत्ति का अधिकार होगा, जमीन का एक ही कानून होगा। यह कैसे संभव है? तो यह संविधान को आप तोड़ने वाली ताकत है, और ये देश को तोड़ने वाली ताकत है। सबको जान रहे हैं, रेल आप बेच दिया, गांव के लोगों ने जमीन दे दिया, रेल के लिए, रोड के लिए जमीन दे दिया, आपको एयरपोर्ट के लिए जमीन दे दिया। आपने अड्डानी अंबानी से लेके आपने एयरपोर्ट, जमीन लेके एयरपोर्ट नहीं बनाया, गांव के लोगों ने जमीन दिया, गांव के किसानों ने जमीन दिया कि इस देश का विकास हो। लेकिन इस देश का विकास तो आप नहीं कर रहे हैं, आप अड्डानी और अंबानी को का विकास कर रहे हैं, और देश की सारी संपत्ति को अड्डानी और अंबानी और उनके घराने जैसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट के हाथ में दे रहे हैं। तब ऐसे समय में आपने जो सवाल किया कि मैंने कांग्रेस को ही क्यों चुना, मैं आज तक इतना साल हो गया, लेकिन मैंने ये नहीं सुना था कि हाँ, हमारा सारा चीज को, हमारा संविधान पर हमला होते हुए इस तरह से नहीं देखा। तो निश्चित रूप से हमारे जैसे जो सुलझे हुए लोग हैं, जो मैं संविधान का एक एक पन्ना मैं गांव वालों के लिए पढ़ती हूं, किसानों के लिए पढ़ती हूं, दलितों के लिए पढ़ती हूं, अल्पसंख्यकों के लिए, महिलाओं के लिए पढ़ती हूं, युवाओं के लिए पढ़ती हूं। निश्चित रूप से मैं इस जगह पे सिर्फ मैं ही केवल नहीं, लेकिन हम लोग सामूहिक रूप से इस निर्णय में आए कि अगर देश को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है, देश का लोकतंत्र को बचाना है, तो हम उस शक्ति के खिलाफ में हमको खड़ा होना पड़ेगा, राजनीतिक रूप में भी, जो शक्ति देश के संविधान को खत्म करने का काम कर रहा है। राज के जो देश में जो संघीय ढांचा है, राज की जो राज संघीय होता है, ढांचा होता है, राज की जो संघीय ढांचा होता है, राज की जो अपनी व्यवस्था है, उनको नष्ट करके वो बोलता है वन नेशन वन लॉ की बात करता है। इस तरह का व्यवस्था नहीं चलेगा। तो ये तमाम चीजों को देखते हुए ही हमने निर्णय लिया कि हमको यूपीए के साथ यानी कांग्रेस के साथ हमको जाना चाहिए। अगर हमको बड़ी लड़ाई लड़ना है तो निश्चित रूप से अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं, लेकिन इस राज्य के लिए और एक देश के हित के लिए कांग्रेस के साथ हम लोग आए हुए हैं। फिर से वही सवाल दे दिए, तो क्या कांग्रेस आपको टिकट देगी? ये विश्वास है? देखिए, टिकट देगी नहीं देगी नहीं, फिर इसलिए कि मैं इसलिए कहा कि आप झारखंड की भगवतिया देवी हैं, जो संसाधन विहीन है। जैसे भगवतिया देवी पत्थर तोड़ते हुए संसद पहुंची थी, विधानसभा पहुंची थी। यह सौभाग्य झारखंड की दयामणि बारला को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि झारखंड में कोई राजद नहीं है, कोई लालू नहीं है। देखिए, मैं जरूर हूं, मैं इतना कहूंगी कि ये पार्टी में हूं, और पार्टी के हाईकमान का, पार्टी के नीचे से ऊपर जो संगठन है, वो लोग तय करेंगे, टिकट देंगे। मैं निश्चित रूप से पार्टी का वफादारी के साथ मैं काम करूंगी, इसलिए कि 2021 के बाद जब राहुल गांधी को, मैं उसको एक शहीद परिवार का एक बेटा मानती हूँ, और इस देश का भवी हमारा प्रधानमंत्री के रूप में भी मैं देखती हूँ। अब एक शहीद परिवार से राहुल गांधी आते हैं, उनको जिस तरह से गालियां लोग देते थे, पप्पू पप्पू बोल के गालियां देते थे, सोनिया गांधी को विधवा विधवा बोल के गालियां देते थे, और मैं सब तरफ मैं देखती थी कि सभी राजनेताओं को के बारे में मैं समझने का कोशिश करती थी। इसने राजनेताओं में से किसने अपना पति को खोया है, कितने अपनी पत्नी को हत्या होते हुए देखा है, कितने अपनी माँ का हत्या होते हुए देखा है। लेकिन
आप एक शहीद परिवार के बहू को आप गाली दे रहे हैं, बेटा को गाली दे रहे हैं। आज की तारीख में कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा किया और उसके बाद मणिपुर 2 साल से 1.5 साल से जल रहा है। मणिपुर 1.5 साल से जल रहा है। प्रधानमंत्री मणिपुर में के बारे में एक शब्द भी नहीं बोले। गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर को शांत करने का कोशिश नहीं कर रहे हैं, एक शब्द भी बोल नहीं रहे हैं। राहुल गांधी मणिपुर कई बार गए। अब आपने जो टिकट का सवाल किया कि मैं अपना काम कर रही हूँ, जिस तरह से राहुल गांधी गांव मोची के यहाँ एक कमजोर परिवार के यहाँ वो जा रहा है, मिल रहा है, वो जब मिल रहा है तो मैं भी संगठन के लिए उसी तरह से काम करूंगी। अब एक आते हैं झारखंड के वर्तमान परिवेश पर। चंपाई सोरेन का जो बगावत हुआ, इसका कारण जो भी हो सकते हैं, हर किसी व्यक्ति को अपना पॉलिटिकल पार्टी चुनने का अधिकार होता है। चंपाई सोरेन ने भी चुना, पर इसका इम्पैक्ट झारखंड के पॉलिटिक्स पर क्या होने जा रहा है? क्या कोल्हान में जेएमएम की ताकत कमजोर होते देख रहे हैं आप महागठबंधन की? आप देखिए, लोकसभा के पहले जेएमएम के, कांग्रेस के उन लोगों को लेके गया ना जो ईडी से डर गया, जो सीबीआई से डर गया, बुलाया कि नहीं तुम्हारा के खिलाफ में ये कागजात है। जो लोग डर गए वो लोग चले गए निश्चित रूप से, जो नहीं डरे हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? तो अब ये जो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि लोकसभा के समय भी डर के मारे चले गए, तो सीता और गीता का रिजल्ट आप देख रहे हैं ना। मैं गई थी दुमका चुनाव के समय, लोग बोल रहे थे कि नहीं उसकी बहू है, तो बहू है, पारिवारिक रूप से है, लेकिन एजेंडा के रूप में आप भारतीय जनता पार्टी के साथ आप खड़े हुए। जेएमएम का एजेंडा को, गठबंधन का एजेंडा को आप पीछे छोड़ के चले गए हैं। वही मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को हो समाज ने सम्मान के साथ उनको संसद बनाया, और जब आप कांग्रेस का साथ छोड़ के अब भारतीय जनता पार्टी में गए, हो समाज ने कहा कि हम आपको संसद इसलिए नहीं बनाए थे कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जाए। सबके सामने रिजल्ट है, दोनों का रिजल्ट है। तो अभी जो गए हैं चंपाई सोरेन, निश्चित रूप से वो अपना जगह को, अपना जो कर्ज करता है उनको लेके गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जेएमएम उससे कमज़ोर हुआ है, गठबंधन उससे कमज़ोर हुआ है। और वो जो लोकसभा में 5 लोकसभा सीट जो आदिवासियों के लिए आरक्षित था, कई चुनौतियों के बीच में इंडिया गठबंधन ने 5 सीट को जीता। अभी विधानसभा में भी तमाम जो 28 आरक्षित सीटें हैं ना, आदिवासी लोग वही आदिवासी हैं। आदिवासियों में वही पीड़ा है कि भूमि बैंक के नाम से आपने जमीन लूटा, आपने हमारा संविधान का वायलेशन किया, लोगों में वही पीड़ा है। तो आप किसी को भी लेके जाएंगे, लेकिन ये जो पीड़ा है, हम लोग बोल रहे हैं कि आपने हमारा ये कानून को आपने बदलने का काम किया, आप हमारा कानून का संरक्षण नहीं किया, वो पीड़ा तो है, अभी भी कल भी रहेगा, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। एक सवाल आओ, हेमंत सोरेन का जो 5 वर्ष का काम काज रहा, वो 1932 के खतियान पे आए थे, युवाओं को रोजगार देने के सवाल पे आए थे, अनुबंध कर्मियों को अस्थायी करने के सवाल पे आए थे। ये सारे जो उनके चुनावी मुद्दे थे, 5 वर्ष गुजर गए। आप इन 5 वर्षों में क्या मानते हैं कि हेमंत सोरेन जो है एज ए चीफ मिनिस्टर या एज ए गठबंधन के नेता के रूप में इस एम को पाने में, अपने लक्ष्य को पाने में कितना सफल रहे हैं? एक तो 5 साल में हम लोग 1.5 साल निकाल दें कोरोना वगैरह, कोरोना के चलते, और उस कोरोना के समय का को भी हम लोगों को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसलिए कि झारखंड के अलावे और किस राज्य में, शायद दिल्ली में ऑक्सीजन कमी हुई थी, की कमी थी, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर हेमंत ने भेजा था, यहाँ से भेजा था, उसको हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए।
दूसरा ये भी हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए, जितने भी मतलब बाहर जो फंसे हुए जो मजदूर थे, उन मजदूरों को वापस लाने में झारखंड ही पहला भूमिका निभाया था। और झारखंड के में हेमंत सोरेन के आगरा पर ही रेल पहला चला था हम उन प्रवासी मजदूरों को झारखंड लाने के लिए। और इसको भी हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए, हेमंत सोरेन ही जहाँ जहाँ पर बिल्कुल मैंने वहाँ आने की स्थिति में नहीं थे, उन मजदूरों के लिए हवाई जहाज से उन मजदूरों को यहाँ लाने का कोशिश किया था। और ये भी हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि उस पीरियड में जहाँ पर भी जिनको जिस तरह का भी सेवा की ज़रूरत है, आवश्यकता थी, सभी आवश्यकताओं को पूरा करने का कोशिश किया था। और दूसरे तरफ अगर हम लोग देखेंगे तो हेमंत सोरेन की सरकार, गठबंधन की सरकार बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो गठबंधन की सरकार लगातार केंद्र सरकार पर ये दबाव देते रहे कि कितना 100 करोड़ हमारा रॉयल्टी, हाँ, झारखंड का रॉयल्टी केंद्र सरकार ने आज तक नहीं दिया। और उसी बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 41 से आपने कोयला ऑक्शन किया, कोयला माइंस का, वो सब तो आपने भूला नहीं केंद्र की तरफ से। उसमें से हमारे 21 कोयला माइंस हमारा झारखंड से आपने ऑक्शन करने का काम किया। आप कोयला सब तो लूटने का काम ठीक है किए, कंपनियों को आपने दिया, लेकिन हमारा यहाँ का खनिज का रॉयल्टी आप देना नहीं चाहा। और अभी तक भी गठबंधन सरकार रॉयल्टी की मांग कर रही है। तब ऐसे समय में तमाम मतलब जो आर्थिक रूप से झारखंड कमजोर था, बावजूद भी यहाँ पर मैं गिनाना चाहती हूँ, सरना कोड की बात हुई थी, आदिवासियों का बचाव के लिए सरना कोड की मांग की गई थी। और ये मांग भारतीय जनता पार्टी भी करते आया, सत्ता से बाहर रहता है तो वो खूब हमने सरना कोड की मांग करता है, सारे लोग सरना कोड की मांग करते हैं। गठबंधन की सरकार ने सरना कोड देने के लिए आदिवासी ओब्लिक सरना कोड का यहाँ से रिकमेंड करके केंद्र सरकार को भेजा कि केंद्र सरकार अब वहाँ से इसको मतलब ओके करे बोल के। नंबर 1 है। नंबर 2, 1932 का खतियान को भी उन्होंने सामने लाने का कोशिश किया और उसके आधार पर वो रोजगार देने की भी वो व्यवस्था करने की कोशिश की। लेकिन सब कोई जानते हैं, जब यहाँ के आदिवासियों को, मूलवासियों को, यहाँ के जो मूल लोग हैं उनको रोजी रोटी देने की बात होती है, उनको राजनीतिक ताकत देने की बात होती है, उनको आर्थिक रूप से मजबूती देने की बात होती है, ऐसे पॉलिसी लाने की बात होती है, तब तक बाकी जो और लोग हैं वो लोग केस कर जाते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं। 1932 का खतियान में भी इसी तरह से हुआ। और उसके साथ ही आप देखेंगे कि जितने भी और जो नियुक्तियां थी, उन नियुक्तियों में भी ऐसे ही हुआ। जब ये नियुक्ति प्रक्रिया चालू करना चाहते थे, दूसरे लोग उस पर केस कर देते थे और मामला जाके कोर्ट में लटक जाता था। तो ये जो है, और उसके बाद एक चीज मैं कहना चाहूंगी, इसलिए कि राजनीतिकों को परिपक्व होना चाहिए, समाज भी परिपक्व है। और ये जो संविधान में जो लोग हैं उनको क्या बोलते हैं, परमानेंट करने की बात सिर्फ हेमंत सोरेन या तो गठबंधन की सरकार नहीं बोली है, ये बात तो हर राजनीतिक पार्टी करते हैं। और हर राजनीतिक पार्टी बहुत सारे मैंने आपका डॉक्टरों का, आप क्या किनका संविदा पर 2014 के बाद बहाली हुआ था। और उन लोगों को भी कहा गया था कि उस समय भारतीय जनता पार्टी रघुवर सरकार बोला कि हम इतना दिन में आप लोगों को परमानेंट करेंगे। और जो रघुवर दास की सरकार जिन लोगों को संविदा में लेके आई, वो यहाँ गठबंधन की सरकार पर केवल दबाव दे के बोलता है कि नहीं, आपने ये वादा किया था। अब ये हैरानी की बात है इस राज को समझने वालों को और इस देश के लोगों को कि यहाँ पर सब कोई तो देश की सरकार, अब तो सरकारी जॉब खत्म कर दिया, शिक्षा को का निजीकरण हुआ, स्वास्थ्य का निजीकरण हुआ, रेलवे का निजीकरण हुआ, बैंक का निजीकरण हुआ, आप LIC का निजीकरण हुआ, तो सरकारी जॉब कहाँ है?
यहाँ तक कि आप यहाँ पर झारखंड का नगर निगम बाहर की कंपनियों को, आज से नहीं, शुरू से झारखंड की यहाँ से कचरा उठाने के लिए बाहर की कंपनियों को आप लेके आ रहे हैं। और जो भी सरकार यहाँ पर 24 साल हो गए, अब 24 साल में 12 साल तो मैंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 16 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। तो 16 साल में आपने सारे लोगों को संविदा पर लाने का काम किया। किसको आपने मैंने परमानेंट नौकरी देने का काम किया? सारे लोगों को नौकरी देने की बात की। अब आप कह रहे हैं कि ये गठबंधन की सरकार 2019 के बाद नहीं किया, तो हेमंत सरकार अपना लक्ष्य पूरा किया। राज्य के लोगों से मैं कहना चाहती हूं कि जब आपका देश के संविधान से आपका जो सरकारी जॉब है उसको खत्म किया जा रहा है और आपका पूरी तरह से निजीकरण के क्षेत्र में पूरे देश को ढकेल दिया जा रहा है, पूरी व्यवस्था को, पूरा सिस्टम को ढकेल दिया जा रहा है, तब हम हेमंत सोरेन पर ही या तो यहाँ गठबंधन की सरकार पर ही हम गरजेंगे और उन्हीं के को हम दोष देंगे, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब ये बताइए कि हेमंत सरकार जो है 5 वर्षों के कामकाज को 10 अंक यदि आपको दिया जाता है, उसमें कितना अंक दीजिएगा? कितना अंक बोले? 10 में 10 में कितना अंक देंगे? हाँ। देखिए, मैं जितना गिनाई उसमें निश्चित रूप से हेमंत सोरेन का सिर्फ कितना दिया उसी पर केवल अंक नहीं जाता है। आपने हेमंत सोरेन को भी भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से लेकर 2019 से लेकर 2020 तक 22 से 23 तक लगातार यहाँ की गठबंधन की सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ने का कोशिश किया दिन और रात, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन की सरकार को तोड़ नहीं सका। हेमंत सरकार ने समेट के रखा, तो मैं 10 के 10 देती हूँ। एक चीज बताइए, हेमंत सरकार का लौटने का पूर्ण विश्वास है आपको? हम लोग लड़ाई लड़ने वाले लोग उनकी तरह नहीं बोलते हैं। कोई राजनीतिक नेता को बोलिएगा ना तो बोलेगा कि निश्चित रूप से सारे लोग लौट रहे हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगी पूरी तरह से तैयारी हो रही है। लोगों के मन में दुख है, दर्द है, पीड़ाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो खाई खोद के गए हैं और ऊपर से भी जो मैंने पत्थर डाल दे रहे हैं, उसका दर्द, उसका भार सबके ऊपर में है। और सब कोई ये देख रहे हैं कि अगर 2024 का विधानसभा चुनाव में गठबंधन की सरकार वापस नहीं आई, तो जिस तरह से अभी तो मणिपुर, असम का जो स्थिति है, ये झारखंड में वही स्थिति होगा। इसलिए सारे लोग तैयार हैं कि ये गठबंधन की सरकार हर हाल में वापस लाने का। एक अंतिम सवाल दीदी, लास्ट सवाल, बहुत शांत से बोलिए। झारखंड में एक नया चेहरा चमकी हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद। एक बड़ा चेहरा बन के सामने आ गया, जो शानदार अंग्रेजी बोलती हैं, शानदार उड़िया बोलती हैं, शानदार बंगला बोलती हैं, शानदार संथाली भी बोलती हैं। वो चेहरा है कल्पना सोरेन। कई बार लोग हमें कहते हैं, हमारे दोस्त यार, कि ये तो हेमंत सोरेन को से भी आगे। तो झारखंड में एक लाइटर मोड में बड़ा चेहरा कौन, कल्पना सोरेन या हेमंत सोरेन? देखिए, ये सवाल पहले भी लोग बोलते थे और जब कल्पना सोरेन के बारे में पहले भी मैं बात की थी। ये झारखंड की संस्कृति है ना, प्रतिरोध की संस्कृति है। और प्रतिरोध की संस्कृति आप अंग्रेजों के समय में भी 100 साल तक यहाँ के आदिवासी लोग, आप भोगनाडीह से सिद्धू कान्ही का लड़ाई से बिरसा मुंडा और यहाँ वीर बुद्धू भगत की लड़ाई से लेके तेलंगा खड़िया से लेके आपका संथाल, वहाँ पर आपका सिंगराय मुंडा, बिंद्राय मुंडा तक की जो लड़ाई थी, क्या उसके बाद लड़ाई मैंने जो लड़ाई का जो उनका अपना जो ये था ताकत था, वो कम हुआ? नहीं कम हुआ। तो जब हेमंत सोरेन गठबंधन की सरकार को कमजोर करने के लिए, इसको तो जो जिन्होंने आरोप लगा के 8 एकड़ 46 डिसमिल जमीन के नाम पर उनको
मनी लॉन्ड्रिंग पर लेके जेल में चले गए, वो भी तो प्रूफ नहीं कर सके। और पहले से ही हम लोग बोल रहे थे कि ये गठबंधन की सरकार को तोड़ने के लिए ये काम हो रहा है, और सीबीआई के सामने भारतीय जनता पार्टी की ये जो ताकत के सामने हेमंत सोरेन घुटना नहीं टेका, तो सामने कल्पना सोरेन आई। ये प्रतिरोध की धरती है, और उस पीरियड में कल्पना सोरेन आई, तो कल्पना सोरेन भी लोकसभा पूरे चुनाव के दरमियान में वो पढ़ी लिखी हैं, स्कूल चलाती थी। निश्चित रूप से एक यहाँ की जो महिला लीडरशिप मक्की मुंडा से आपका सिंगी दाई, कैली दाई से लेके आज तक जितने भी जल जंगल जमीन बचाने वाले तमाम जो महिलाएं हैं झारखंड में, ये सारे लोग एक साथ हैं, और सारे लोगों ने ये प्रतिक्रिया का प्रतिरोध का जो संघर्ष है उसको आगे बढ़ाया। उसी में से कल्पना सोरेन भी सामने आई। जहां पर तुलना करने की बात कहेंगे तो अंग्रेजों के खिलाफ सिद्धू कान्हू भी लड़े और फूलो जानो भी। तो आप मुझको कहेंगे कि सिद्धू कान्हू का मने ये थे या तो फूलो जानो, तो मैं तो यहाँ पर सामूहिकता की बात हम लोग करते हैं। सामूहिक लड़ाई थी, तो मक्की मुंडा के साथ बिरसा मुंडा थे। हाँ, आपका जतरा टाना भगत के साथ वहां पर बंदनी उर्फ देवमनी थी। तो यहाँ पर हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन में आप हमको नंबर मांगेंगे कि किनको ज्यादा नंबर देंगे, तो मैं सामूहिक रूप से ये झारखंड की प्रतिरोध की जो मैंने ये है धरती है, उसको मैं सेलिब्रेट करती हूँ, उनको मैं धन्यवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ कि इस धरती में ऐसे ऊर्जा है और ऐसे भूमि पुत्रों को उन्होंने पैदा किया है। बहुत बहुत बधाई दीदी, आपने बहुत छोटे से अनुरोध पे समय दिया, इतना अपना कीमती वक्त निकला। आज कई जगह की यात्रा थी आपकी, इसलिए एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। यदि इसी तरह के वीडियो आप देखना चाहते हैं, आपको लगता है कि जल जंगल ज़मीन और झारखंड के दूसरे जो आदिवासी मूलवासी का एक बड़ा हिस्सा जो उनका सवाल है, झारखंड का जो कॉमन मैन का सवाल है, यदि उसे पर्याप्त जगह मिल रही है, आप इस तरह के वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।